हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका चौथा पार्ट अनुवांशिकता एवं जैव विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आगे के भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ये एक बुक का नाम है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह जो बुक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? ए डार्विन के द्वारा, बी ओपेरिन के द्वारा, सी लेमार्क के द्वारा या डी किसी के द्वारा नहीं। तो ये बुक किसी न किसी के द्वारा तो लिखी ही गई होगी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह बुक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? जो मनुष्य होते हैं उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 26 जोड़े, बी 14 जोड़े, सी 23 जोड़े और डी 23 जोड़े। तो जो मनुष्य होते हैं उनमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? आपने देखा होगा कि कीटों के भी पंख होते हैं, चमगादड़ के भी पंख होते हैं। तो वे जो अंग है वे किस तरह के अंग हैं? ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवृत्ति अंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कीटों के पंख होते हैं, चमगादड़ के भी पंख होते हैं, तो वे उनमें एक तरह के समवृत्ति अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवृत्ति अंग। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो वे एक प्रकार के समवृत्ति अंग हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्तमान प्राणियों में, अर्थात वर्तमान समय में हमारे शरीर में, प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, लेकिन उनका उपयोग नहीं रह गया फिर भी वे प्राणियों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की संरचनाओं को क्या कहते हैं? ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समवृत्ति अंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो समवृत्ति अंग तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि ये चमगादड़ के पंख और कीटों के पंख होते हैं, इस प्रकार के अंग होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ए है समजात अंग और बी है अवशेषी अंग। तो जिसका कोई उपयोग ही नहीं है उस प्रकार के अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवशेषी अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवशेषी अंग। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ये जो जीन शब्द है, इस शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ए वाटसन ने, बी वेंडेन ने, सी मेंडल ने या डी इनमें से किसी नहीं। यहाँ बी और सी में गड़बड़ा गई है, लेकिन यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। तो जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ए वाटसन ने, सी वेंडेन ने, बी मेंडल ने, इनमें से किसी से नहीं। तो जो जीन शब्द है इन तीनों में से किसी के द्वारा इस शब्द की प्रस्तावना नहीं की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं जीन शब्द की प्रस्तावना की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है? यहाँ पुनः हो जाएगा। तो जो मंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित ज्ञान है वह कौन सा वैज्ञानिक ने खोजा है? ए शर्मक ने, बी लैमार्क ने, सी डार्विन ने और डी लिनियस ने। तो कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? तो शर्मक ऐसा वैज्ञानिक है जो
मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्मक। सर्मक वैज्ञानिक ने मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वे किसके बने होते हैं? ए डीएनए के, बी डीएनए तथा आरएनए के, सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, या डी इनमें से किसी से नहीं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वे मानव शरीर में 23 गुणसूत्र जोड़े पाए जाते हैं और वे बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। इन तीनों के मिलने से ही गुणसूत्र बनते हैं और मनुष्य में, मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। जो कोशिका होती है उनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या है? ए डीएनए, बी गुणसूत्र, सी जीन, या डी हरित लवक। तो हरित लवक तो आप जानते होंगे ये पौधों में पाया जाता है। तो जो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया, तो उसमें तो इसका आंसर हो गया था इनमें से किसी ने नहीं। तो हम आपको बता दें कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ए जॉनसन ने, बी लैमार्क ने, सी मेंडल ने, या डी गिफ्रिथ ने। तो जो जीन शब्द है वह जॉनसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अर्थात इस शब्द की प्रस्तावना जॉनसन ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉनसन। और उस क्वेश्चन में, इससे पहले आपने इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और पढ़ा, लेकिन उसमें से जॉनसन दिया हुआ नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी ने नहीं, लेकिन इसमें इसका आंसर दिया हुआ है जॉनसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉनसन। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो जीन शब्द जॉनसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वह मादा एनोफेलिस होता है। तो जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ए साफ जल में, बी गंदा जल में, सी मीठा जल में, या डी इनमें से सभी। तो जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वह गंदे जल में उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वह मच्छर मादा एनोफेलिस होता है। यह भी एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला कौन सा मच्छर होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिस होता है। और वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो वह गंदे जल में उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंदा जल में। इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर थे वे तो गंदे जल में उत्पन्न होते थे, लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ए साफ जल में, बी गंदा जल में, सी मीठा जल में, या डी इनमें से सभी। तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वे साफ जल में ही उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साफ जल में। जिस प्रकार कूलर में पानी बचा हुआ रहता है साफ जल, उनमें ये उत्पन्न हो जाते हैं। छतों वगैरह पर जो बारिश का साफ पानी होता है उन्हीं जमे हुए पानी में ये डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साफ जल में। अवशेषी अंग का उदाहरण है। जो हमारे शरीर में अवशेषी अंग बच जाते हैं मनुष्य में, उस अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? या फूलों में जो अवशेषी अंग बच जाते हैं उसका उदाहरण क्या है? ए कर्ण पल्लव की पेशियां, बी पुच्छ केशुरुकाएं, केशुरुकाएं, सी निषेचक पटल, या डी इनमें से सभी। तो कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, निषेचक पटल, ये सभी के सभी अवशेषी अंग ही होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ये सभी के सभी अवशेषी अंग का ही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। समजात अंगों के उदाहरण है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा कि समवेशी अंग, और इसमें पूछा जा रहा है समजात अंग। तो समजात अंगों के उदाहरण क्या है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, या डी उपरोक्त सभी। तो जो समजात अंगों के उदाहरण है वे हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। समजात अंगों के उदाहरण का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ए चीन के विद्यार्थी से, बी चिंपैंजी से,
सी मकड़ी से या डी जीवाणु से। तो जो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है तो वह चिंपैंजी से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिंपैंजी। चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिंपैंजी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। जो लैंगिक जनन के उपरांत संतान होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की उपेक्षा क्या होगी? कम, बी अधिक, सी एक समान या डी इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक होगी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है और मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था उस प्रयोग के लिए उसने किस पौधे को चुना था? ए मटर के पौधे को, बी चना के पौधे को, सी सेम के पौधे को या डी इनमें से किसी वाले पौधे को नहीं। तो जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मटर। मटर का पौधा ही मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुना था। फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? जो फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? ए नाभिक अम्ल को, बी सल्फ्यूरस अम्ल को, सी HNO3 को या डी HCl को। तो जो फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने यूक्लिक नाम नाभिक अम्ल को दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभिक अम्ल। नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक नाम फ्रेडरिक मीसर के द्वारा दिया गया था। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? जीन गुणसूत्र का भाग है इस बात का प्रमाण किसने दिया था? ए 1928 में ग्रिफिथ ने, बी 1909 में जोहानसन ने, सी 1902 में टीवी बोवेरी एवं WS स्टेन में या डी 1944 में मैकार्टी में। तो जो जीन गुणसूत्र का भाग है इस बात का प्रमाण 1902 ईस्वी में टी बोवेरी एवं WS स्टेन के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1902 में टी बोवेरी एवं WS स्टेन के द्वारा जीन गुणसूत्र का भाग है इस बात का प्रमाण दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? जो प्रत्येक गुणसूत्र होता है वह दो कुंडलित धागों का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ए अर्ध गुणसूत्र, बी क्रोमोस्टेम, सी गुणसूत्र बिंदु या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित भागों का बना होता है उसे अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र को ही प्रत्येक गुणसूत्र में दो कुंडलित धागों से बना हुआ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्ध गुणसूत्र। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है लेकिन कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है उनको क्या कहते हैं? ए समजात अंग, बी अवशेष अंग, सी समवृत्ति अंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो उस प्रकार के अंग को समजात अंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समजात अंग। उस प्रकार के अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना तो हमेशा समान ही होती है लेकिन जब कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना होती है तो उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। तो उस प्रकार के अंग को समजात अंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समजात अंग। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह क्वेश्चन हमने आपको केमिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ाया है और बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए उपचयन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया या डी अपचयन प्रकार की अभिक्रिया। तो जो शरीर में भोजन का पचना है वह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। ए 3 लक्षणों का, बी 5 अध्ययन, सी 7 अध्ययन या डी 14 अध्ययन। तो जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो उन्होंने 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 लक्षणों का अध्ययन। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप
लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात होता है। जब एकल संकरण क्रॉस हो जाता है तो उसके फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का जो अनुपात होता है वह क्या होता था? ए 1:1, बी 3:1, सी 1:2:1 या डी 1:3। तो जो एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था वह 3:1 था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:1। 3:1 एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं मोटे पौधे का अनुपात था। द्विसंकर, इससे पहले आपने पढ़ा एकल संकर, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था। ए 3:1, बी 9:3:3:1 या सी 1:1 या डी 1:2:1। तो जो द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधा का फिनोटॉपिक अनुपात था वह 9:3:3:1 था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9:3:3:1। ये द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप था। और अगर एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप पूछा जाए एकल संकर तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता 3:1। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं वे क्या होते हैं? ए XX, बी XY या सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं वे XX होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XX। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो में आगे के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।